नहीं है, उनके लिए भी दिक्कतें कम नहीं है। देखिए, चुनाव आयोग ने संवैधानिक अथॉरिटी है, उनके फैसले के बारे में मैं बिल्कुल कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आधार जो बनाया है ना इसमें, वो थोड़ा मुझे लगता है, कम से कम मेरे 30 साल की जर्नलिज्म में हाँ। मैंने कोई वो केस नहीं देखी थी। वोटों के गिनती का भी उन्होंने जिक्र किया है। अगर वोटों के गिनती की बात करें, कितने वोट किस धड़े को मिले, तो देखिए एक बात आती है कि हिंदुत्व के मुद्दे से उद्धव ठाकरे ने कहीं ना कहीं विश्वासघात किया। वो अपनी पार्टी की विचारधारा से वो दूर हो गए, इसलिए वो हुआ। भाजपा से दूर होना यानी हिंदुत्व से दूर होना, ये जो तर्क रखा गया है ना भाजपा की तरफ से, उस तर्क को अगर हम 2014 का चुनाव, जब शिवसेना और भाजपा अलग लड़े थे, उस समय के आंकड़े, और जब 2019 में शिवसेना और भाजपा एक साथ आकर लड़े थे, तो आप देखोगे तो दोनों के वोट शेयर कम हो गए। जब अलग लड़े हिंदुत्व के विचार वाले दो पार्टियां, तब उनको दोनों के वोट शेयर बढ़ जाते हैं। जब अलग लड़ते, एक साथ आकर लड़ते हैं, तो 2-3% कम हो जाते हैं। अगर आप वोटों की गिनती की बात करोगे, तो विचारधारा के मामले में मुझे लगता है तुलसीदास जी मानना होगा। तुलसीदास जी, एक बात आपने बड़ी अच्छी की, आप और विनय ना दोनों लोगों ना ये कम, मतलब इसलिए क्योंकि हम बोलना नहीं चाहते कि आप 2 दशक से कर रही हैं, लेकिन लंबे समय से आप लोगों ने अनुभव किया है, शिवसेना को, उद्धव जी को करीब से देखा, बीजेपी को देखा, एनसीपी को देखा है। क्या उद्धव जी के अंदर, मैं बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि अब तक उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो डिफरेंट लेवल पे थी, वो फायर, वो विजन या उस तरीके की आउटरीच दिखती आपको जो रिसोर्सेज का चैलेंज मीट कर ले, आइडियोलॉजी का चैलेंज मीट कर ले और अक्रॉस द महाराष्ट्र लोगों को मोबिलाइज कर सके? और ये तीनों चैलेंज इसलिए हैं क्योंकि सरकार में आपने तो रिसोर्स की समस्या, आपने एक तरीके से आइडियोलॉजी भी थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज किया है सर, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। जब वीर सावरकर पे बोला जा रहा है तो आप चुप बैठते हैं, तो वो आप जनता के बीच में जाके ये कर पाएंगे क्या? मेरा सवाल ये है कि वो फायर है क्या? देखिए, उद्धव ठाकरे जो वर्जन 2 दिखाई दे रहे हैं, उस तरह का फायर दिखाने की कोशिश में दिखाई देते हैं, इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा। लेकिन जब आपने जो रिसोर्सेज की बात की है ना, रिसोर्सेज और शिवसेना, उसमें कई बार विषमता रही। शिवसेना रिसोर्सेज वाली, बहुत बड़ी रिसोर्सेज वाली, और ठाकरे परिवार के बारे में मुझे लगता है आनंद जी को बुरा लगेगा, लेकिन लोग कहते रहते हैं कि वहां पर इनकमिंग है, आउटगोइंग उस तरह से बड़े पैमाने पे होता नहीं है। तो रिसोर्सेज के मामले में शिवसेना नहीं लड़ती है। शिवसेना का सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ा जो बनता है नीरज जी, वो है शाखा लेवल का नेटवर्क। उसमें भी एक पद है शिवसेना का, गट प्रमुख। देखिए, गट प्रमुख पद क्या होता है कि वोटरों के हजार के ब्लॉक बनाए जाते हैं, उसपे एक युवा पदाधिकारी या उनका कोई पदाधिकारी नियुक्त होता है, उसको गट प्रमुख कहते हैं, जो वोटरों को मोबिलाइज करके चुनाव के दिन बूथ तक लेके जाता है और अपनी पार्टी के निशानी पे उसको बटन दबाता है। लेकिन देखिए, भाजपा जो 2012 के बाद के बदली हुई भाजपा जो 2014 से सत्ता में आई है, उस भाजपा में भी कॉन्सेप्ट आ गया, वो है पन्ना प्रमुख वाला। यानी महाराष्ट्र में पहले शिवसेना की मोनोपोली थी कि हर वोटर तक वो पहुंचाती थी। शिवसेना के पदाधिकारी को पता रहता था कि कहां पे वोटिंग हुई है, कहां पे नहीं हुए। जिन वोटरों के नाम पे वोटिंग नहीं होती थी, उसका किस तरह से इस्तेमाल करना अपने फायदे के लिए। लेकिन अब भाजपा ने भी वो तिकड़म समझ के पन्ना प्रमुख तक पूरे देश में, वैसे ही महाराष्ट्र में भी भाजपा ने अपना नेतृत्व बनाया हुआ है। तो शिवसेना को कुछ ज्यादा ही सक्रियता दिखाते हुए, आक्रामकता दिखाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। छोटी सी बात आखिर में बताऊंगा जी, सब ब्रेक के बाद करें इसको। आप जी बिल्कुल जी विनय, आपने इशारा किया, क्या एक लाइन जो ये इनकमिंग आउटगोइंग क्या है? इनकमिंग है, के बारे में मैं बताती हूँ, लेकिन ये तुलसीदास जी का मुद्दा मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है, चुनौती है अभी शिवसेना के सामने, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसी चुनौतियां कभी सेना के सामने आई नहीं थी। एक दौर ऐसा था, जब मैं रिपोर्टर के तौर पर बताना चाहूंगी कि जब राज ठाकरे अलग हुए, तब ऐसे लगा था कि शायद ये दौर खत्म हो जाएगा उद्धव ठाकरे का और राज ठाकरे बनेंगे ऐसे बाला साहब ठाकरे के जो उत्तराधिकारी हैं वो। लेकिन उद्धव ठाकरे चाहे बहुत अच्छे पब्लिक ओरेटर ना हो, लेकिन वो बहुत ही अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट हैं, वो बहुत ही अच्छे मैनेजर हैं और उन्होंने पिछले कई दशकों से ये प्रूव किया है। तो हालांकि ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है, लेकिन आपने जो पहले
बेली, फायर इन द बेली जो कहा जाता है, Yes. तो वैसा उद्धव ठाकरे ने साइलेंटली बता दिया है अभी तक कि अगर ऐसा चैलेंज आता है तो वो उभरते हैं और उस चैलेंज को वो मीट करते हैं। हालांकि इतना बड़ा चैलेंज नहीं था, ये मैं बार बार यानी बताना राइट ऑफ करना गलती होगी, लड़ेंगे और परिणाम से देखेंगे। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, लौट के आगे चर्चा कंटिन्यू करते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं कमानी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। ये सुनने में आपको थोड़ा ऑड लगे कि इस तरह कोई नाम किस कंपनी का है, लेकिन अगर आप इसके शॉर्ट फॉर्म में जाएंगे तो बेसिकली KEC लिमिटेड के नाम से आप इस कंपनी को जानते हैं। इस कंपनी की शुरुआत काफ़ी पुरानी है, 1945 से ये कंपनी कार्यरत है और इसकी 2 फैक्ट्रीज होती थी। एक फैक्ट्री थी मुंबई में और दूसरी फैक्ट्री जो थी वो कंपनी की लाहौर में थी, जो कि पार्टीशन के बाद वहीं चली गई, जिसके ऊपर कई केसेस भी लड़े गए, लेकिन वो कंपनी को वापस मिल नहीं पाई। तो ये शुरुआत में ये कंपनी कामकाज करती थी एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स का, यानी कि बर्तनों के कामकाज में, जब उस समय पर मेजरली ये बिजनेस के तौर पे देखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने अपना कारोबार एक्सपैंड करना शुरू किया और कई सारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर आए। बहुत सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स इस कंपनी ने एग्जीक्यूट किया। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो कंपनी को मिला था भाखड़ा नागल डैम की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने टावर्स का सेटअप किया था। और ये टावर के सेटअप करने को लेकर कंपनी ने कई सारे, क्योंकि उस समय पर इंपोर्ट करना ज़रूरी होता था, लेकिन कंपनी ने फिर भी कुछ पार्ट को इंपोर्ट करके और कुछ पार्ट को खुद बना के असेंबल करके इस तरह के एक बड़े ऑर्डर को बिना एक्सपीरियंस के एग्जीक्यूट किया था। तो अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन कंपनी के लिए रहेगा। इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कमानी इंजीनियरिंग यानी कि KEC लिमिटेड ने फ्लड गेट्स, तिलपारा डैम के लिए फ्लड गेट्स, जो कि बाढ़ के समय पर जिनको यूज़ किया जाता है, वो गेट सप्लाई किए थे। और क्योंकि वो जो ऑर्डर दिया गया था वो ऑर्डर समय से पहले एग्जीक्यूट कर लिया गया था, तो उस समय पर बाढ़ की स्थिति नहीं थी। तो एक आर्टिफिशियल बाढ़ क्रिएट की गई थी मयूरक्षी प्लान के तहत पश्चिम बंगाल में, जिसके बाद उन गेट्स को टेस्ट किया गया था कि क्या वो गेट सफिशिएंट हैं, और वो सफिशिएंट रहे भी, ना केवल बल्कि उन्होंने बढ़िया से उस बाढ़ को संभाला भी। तो इस तरह की एक आर्टिफिशियल बाढ़ के तहत इस प्रोडक्ट को उस समय पर टेस्ट भी किया गया था, जो कि KEC की तरफ से सप्लाई किया गया था। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग या इंजीनियरिंग मार्वल्स जो कि KEC की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें करीब करीब 1000 मील का टेलीफोन केबल इस कंपनी ने, और साथ साथ बॉयलर, चोला थर्मल पावर स्टेशन और मदुरा थर्मल पावर स्टेशंस को प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा वैगन, इंजन्स, व्हील सेट्स, एक्सेल बॉक्स, ये सब कुछ रेलवेज को विद टाइम इस कंपनी ने सप्लाई किए हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर, मुकचुंद, तुंगभद्रा और कोरबा के लिए स्विच गियर, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि इस कंपनी की तरफ से सप्लाई किए गए हैं। और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स में जो